गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे थे, राइट? तो उसका लास्ट लेक्चर होगा, तो आज हम ये पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? तो हम लोग पढ़ चुके थे, क्लोरोफिल के बारे में पढ़ चुके थे, हम लोग मैग्नीशियम का रोल देख चुके थे। खुश रहो भैया, खुश रहो। और हम लोगों ने जेड स्कीम देखी थी, हमने ये भी देखा था कि डार्क फेज में क्या होता है, लाइट फेज में क्या होता है, राइट? लाइट फेज में एटीपी का प्रोडक्शन होता है, वाटर का ऑक्सीडेशन होता है। डार्क फेज में CO2 का रिडक्शन होता है और हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। ये हम पढ़ चुके थे, है ना? और हमने रोल ऑफ क्लोरोफिल, ये सब बाकी चीजें देख ली थी, ठीक है? एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, तब तक बाकी लोग आ जाएंगे, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? होपफुली आप लोग पढ़ रहे होगे। वो क्वेश्चन मुझे याद नहीं इस समय। लिखा द मेटल आयन एंड माइक्रोसाइक्लिक skeleton present in chlorophyll respectively are। आपको बताना मेटल कौन सा है, स्केलेटन कौन सा है। पहला है Mg2 एंड कोरिन, दूसरा है Mn2 एंड क्लोरीन, उसके बाद है Mg2 एंड क्लोरीन, उसके बाद है Mn2 एंड पोरफायरिन, लिख सकते हैं, ठीक है? गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग ये तो पढ़ चुके हैं ना, इतना तो हम बता ही सकते हैं कि क्लोरोफिल में कौन सा मेटल सेंटर है और कौन सा हमारे पास हुआ। क्वेश्चन ये कब आया था? यह आया था गेट 2017 में, ठीक है? तो क्या आंसर होगा बताओ इसका? क्लोरोफिल में क्या होता है? क्लोरोफिल में होता है क्या? मैग्नीशियम 2 और साथ में कौन सी रिंग होती है? क्लोरीन, ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड वाला। तो अभी तक तो कॉमनली यही पूछा है, बाकी हाँ एक क्वेश्चन और है, देखो ये भी कर लो आप, मुझे लगता है आप कर सकते हो। आप अगर जेड स्कीम कल पढ़े होगे तो आपको जरूर पता चलेगा। लिखा इन फोटोसिंथेटिक सिस्टम, इन फोटोसिंथेटिक सिस्टम the redox metalloproteins involved in electron transfer are cytochrome B, cytochrome Bf complex, प्लास्टोसाइनिन, ठीक है? द पाथवे ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो इज, वो कह रहा है कि ये लोग इन्वॉल्व है, आपको बताना है इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो होता है। तो अगर आपको जेड स्कीम पता है तो आप कर सकते हो। द पाथवे ऑफ
इलेक्ट्रॉन फ्लो इज, समझ गए? कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने कर पढ़ा था जेड स्कीम पढ़ा था। तो अगर आपको जेड स्कीम पता है तो ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। ये कब आया था? ये था नेट 2012 में, नेट दिसंबर 2012। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। एक स्टेटमेंट लिख देते हैं हम लोग इधर, साइटोक्रोम सॉरी प्लास्टोसाइनिन, पीसी मतलब प्लास्टोसाइनिन से साइटोक्रोम बी तो साइटोक्रोम पीएफ, ऐसे बी ऑप्शन कर देते हैं। साइटोक्रोम बीएफ से एक ऑप्शन लिख देते हैं, साइटोक्रोम बी से साइटोक्रोम बीएफ से प्लास्टोसाइनिन, बी कर देते हैं प्लास्टोसाइनिन से साइटोक्रोम बीएफ तो साइटोक्रोम बी। अगर आप पढ़े होगे जो आपने कल पढ़ा था, ठीक है, अगर आपको पता होगा तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। देखो ध्यान से, कल हमने जो जेड स्कीम पढ़ी थी ना, अगर आपको जेड स्कीम याद है, मैंने बोला था जेड स्कीम याद कर लेना, ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हो कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो होता है। ध्यान से देखो और बताओ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, बिल्कुल ठीक है। तो मतलब इसका मतलब सिंपल ही हुआ कि जेड स्कीम आपको आनी चाहिए, एग्जामिनर यहां तक क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है, राइट। तो जेड स्कीम का आपको आइडिया जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन 2012 में आया था ये जेड स्कीम पे बेस्ड है। अगर जेड स्कीम नहीं पता है, हमें क्लोरोफिल के बारे में, मैग्नीशियम का आइडिया है, क्लोरीन का आइडिया है, तो हम ये क्वेश्चन नहीं कर पाते। समझ गए? तो हमने जेड स्कीम भी पढ़ लिया है, राइट। हमने पढ़ लिया है क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल का फंक्शन क्या है, क्लोरोफिल का काम क्या है, ठीक है। क्लोरोफिल में जो क्लोरीन रिंग होती है उसका काम क्या है, जो मैग्नीशियम है उसका काम क्या है, ये सब चीजें हमने देख ली है, ठीक। अब थोड़ा सा आपको मैं जेड स्कीम समझा देता हूँ, ठीक है। तो जेड स्कीम में इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, उसको थोड़ा सा जान लो। आपको कुछ भी, कोई भी डेटा याद नहीं करना, राइट। कोई भी डेटा हमें रटना नहीं है, ना आपको रटना है, ना मैं किसी को नहीं रटना, और याद नहीं करना। वो भी आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, समझने की कोशिश करो। देखो इधर, मैं यहां से शुरुआत करता हूं। देखो हमारे पास, ध्यान सुनो, हमारे पास था फोटो सिस्टम 2, या इसको बोलते थे P700। ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है, लिखना मत। देखो इधर, ये हमारे पास है, इधर हमारे पास ऐसे है। ऊपर जाएंगे तो कौन लोग हैं? ऑक्सीडाइजिंग सॉरी रिड्यूसिंग है ऊपर, और नीचे कौन है? वो क्या है? ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है। ये है हमारे पास फोटो सिस्टम 2 में PS700 जिसको बोलते हैं। 700 क्यों नाम दिया गया? क्योंकि ये 700 नैनोमीटर की लाइट को ऑब्जॉर्व करता है। मैं आपको सिर्फ ये समझाने जा रहा हूं कि जो जेड स्कीम है वो ऑपरेट कैसे होती है। तो आप अगर इसको समझोगे ना, तो थोड़ा आपको जेड स्कीम समझने में आसानी हो जाएगी और आपको याद भी रहेगा ये, ठीक है। तो देखो फोटो सिस्टम 2 है, फोटो सिस्टम 2 क्या करता है? लाइट को ऑब्जॉर्व करता है 700 नैनोमीटर की। कौन सी लाइट को लेगा ये? 700 नैनोमीटर। अब लाइट को अगर लेगा तो फिर क्या होगा? इसके इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? एक्साइटेशन। कहने का मतलब ये कहीं गया नहीं है इलेक्ट्रॉन अभी। देखो ध्यान सुनो इधर, एक हमारे पास ये क्या है? क्लोरोफिल है ना इसमें, तो क्लोरोफिल में पाई टू पाई स्टार है। देखो ध्यान सुनो, जो फोटो सिस्टम है वहीं पे तो क्लोरोफिल है ना हमारा, राइट। फोटो सिस्टम में ही तो क्लोरोफिल है ना हमारा। तो जब लाइट पड़ेगी तो लाइट क्या करेगा? लाइट को ऑब्जॉर्व करेगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? पाई टू पाई स्टार। अब ध्यान से एक चीज समझने की कोशिश करो, अगर बिना लाइट के मैं देखूं, यहां ध्यान से देखो, और मैं आपसे पूछूं कि बताओ क्या ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट है या गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? गुड रिड्यूसिंग का मतलब होता है जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देना। क्या ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन देगा? अभी कुछ एक्साइट नहीं हुआ है, नॉर्मल एक सिस्टम हमारे पास है जिसमें पाई में इलेक्ट्रॉन है, पाई एंटी बॉन्डिंग क्या है? खाली। ये आप क्लोरीन समझ सकते हो, जो क्लोरोफिल में क्लोरीन है वो है ये।
पाई ऑर्बिटल है, पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल फिल्ड है, ये ऑर्बिटल वैकेंट है। अब इसको जरा ध्यान से देखो कि अगर इस गुड रिड्यूसिंग का मतलब क्या हुआ कि अच्छा इलेक्ट्रॉन देने वाला, जल्दी से इलेक्ट्रॉन देने वाला। अब जरा ध्यान से सोचो, क्या ये सिस्टम जल्दी से इलेक्ट्रॉन देगा? क्या ये सिस्टम जल्दी से इलेक्ट्रॉन देगा? नहीं देगा। क्यों? क्योंकि यहां जो इलेक्ट्रॉन है, कौन सा इलेक्ट्रॉन है? बॉन्डिंग, राइट। और कोई भी सिस्टम का बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इजीली रिलीज नहीं होता है। तो नॉर्मल स्टेट में जब इसके पास कुछ लाइट एब्जॉर्ब नहीं किया हुआ है, मतलब जब पाई में 2 इलेक्ट्रॉन है, पाई एंटी बॉन्डिंग खाली है, तो ये सिस्टम अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। ध्यान सुनो। उसके बाद, क्या ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? क्या नहीं। क्यों? क्योंकि जो खाली ऑर्बिटल है, क्या है वो? हाई एनर्जी एंटी बॉन्डिंग। और कोई भी सिस्टम अपनी हाई एनर्जी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं लेता है, तो ना तो इस कंडीशन में अच्छा डोनर है, ना तो इस कंडीशन में अच्छा एक्सेप्टर है। ये इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, मैं अच्छे की बात कर रहा हूं। ध्यान सुनो फिर से। नॉर्मल स्टेट में क्लोरोफिल में पाई बॉन्डिंग है, पाई एंटी बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। तो क्या कोई सिस्टम अपना बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इजीली देता है? नहीं। इसका मतलब ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, राइट। उसके बाद ये पर्टिकुलर सिस्टम जो ऊपर वाली ऑर्बिटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन आ सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन लेगा भी नहीं जल्दी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिटल में आएगा? हाई एनर्जी एंटी बॉन्डिंग में। तो ये अच्छा जो है क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट भी नहीं है, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी नहीं है। समझ में आया? लेकिन जब यहां से आप इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करते हो, ध्यान से देखो, लाइट देके, मान लो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया, अभी देखो, पाई टू पाई स्टार, एक इलेक्ट्रॉन मान लो यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां है, ठीक है, ऐसे। अभी ध्यान से देखो, अब ये गुड रिड्यूसिंग है। क्यों? ये गुड रिड्यूसिंग हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इसके पास अब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है। और जिस सिस्टम के पास हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन हो गया ना, जिस सिस्टम के पास हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है? वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या है? ये अभी ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। क्यों? ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इन पाई स्टार। और देखो, ये गुड ऑक्सीडाइजिंग भी है। क्यों? क्योंकि पहले जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल थी, उसमें स्पेस तो था नहीं, अभी ऑर्बिटल ये खाली है, तो कोई भी सिस्टम चाहेगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ दे सकता है। और कोई सिस्टम जो है बॉन्डिंग में जब इलेक्ट्रॉन लेता है, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या होता है? स्टेबलाइज। ध्यान सोचो, अगर हमारे पास बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, तो लो एनर्जी की ऑर्बिटल होगी। अगर कोई सिस्टम उसमें इलेक्ट्रॉन देगा, तो जल्दी ले लेगा ना। और जो इलेक्ट्रॉन जल्दी लेता है, क्या होगा? गुड ऑक्सीडाइजिंग। तो जब एच न्यू लाइट लेके ये सिस्टम एक्साइट होता है ना ऐसे, तो ये गुड रिड्यूसिंग भी हो जाता है और गुड ऑक्सीडाइजिंग भी हो जाता है। समझ गए? क्या हो गया? ये गुड रिड्यूसिंग भी हो गया, और क्या हो गया? गुड ऑक्सीडाइजिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पाई और बॉन्डिंग जो है क्या है? खाली है, ड्यू टू स्पेस इन पाई बॉन्डिंग। हमेशा याद रखो, किसी सिस्टम को जब इलेक्ट्रॉन लेना होता है, तो कौन सी ऑर्बिटल में लेता है? लो एनर्जी की ऑर्बिटल में, जिससे इलेक्ट्रॉन क्या हो? स्टेबल। किसी भी सिस्टम जब इलेक्ट्रॉन देना होता है, तो किस में देता है इलेक्ट्रॉन? वो हाई एनर्जी ऑर्बिटल में, क्योंकि वो क्या होता है? हाई एनर्जी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन क्या होता है? लूजली हेल्ड। तो जिसके पास हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। जिसके पास लो एनर्जी की वैकेंट ऑर्बिटल, वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स मैं आपको याद दिलाता हूं, अगर आपने पढ़ा होगा, RuBpY थ्राइज 2+। ये पर्टिकुलर सिस्टम को जो बेचन्यू लाइट दी जाती है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की, ये कन्वर्ट हो जाता है RU थर्ड BpY ट्वाइस BpY माइनस। ये ना तो अच्छा रिड्यूसिंग है, ना तो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग है। ये सिस्टम जो है अच्छा रिड्यूसिंग भी होता है, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग भी होता है। ठीक है। गुड मॉर्निंग बेटा। और ये क्वेश्चन नेट में आ चुका है, ठीक है। अगर आप जब रिएक्शन मैकेनिज्म में आउटर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पढ़ोगे, उसके बाद आगे पढ़ोगे एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। ये इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये बेसिक है बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ध्यान समझो। इसका मतलब जो हुआ, जो एक्साइट कर दोगे, तो जो एक्साइटेड होगा हमारा सिस्टम, वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। इधर देखो जरा ध्यान से, जब हम इसको लाइट दे दिए थे, कहां पहुंच गया? यहाँ देखो, P700 स्टार बोल देते हैं। और देख लो, ऊपर की तरफ जाने पर कौन सा नेचर हो रहा है? रिड्यूसिंग। नीचे की तरफ जाने पर कौन सा नेचर हो रहा है? ऑक्सीडाइजिंग।
आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज आ रही होगी बेटा, बाकी लोग बताओ आवाज आ रही कि नहीं? आवाज आ रही है ना? यहाँ तो ठीक है, एक बार बोल दो बाकी लोग, आवाज आ रही क्या मेरी? आ रही है ना? ठीक है। अब ध्यान से समझो, तो ये जब इलेक्ट्रॉन लेता है ना, तो क्यों यहाँ पे चला गया, क्यों ये रिड्यूसिंग हो गया, समझ में आया? इसको ऊपर हमने क्यों भेज दिया? ऊपर जाने पर रिड्यूसिंग हो रहा है ना नेचर, क्यों हो गया? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? एक बार फिर से रिफ्रेश करके देखो आप, ये इसलिए हो गया क्योंकि ऊपर जो सिस्टम है वो उसके पास पाई स्टार में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और जिसके पास हाई एनर्जी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके पास एंटी बॉन्डिंग में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, वो रिड्यूसिंग बिहेवियर शो करता है। समझ गए? तो ये जो आपको मैंने पीछे बताया ना, इसको बताने का पर्पज यही था कि आप जान जाओ कि ये लाइट लेने के बाद यहाँ पहुंचा है तो रिड्यूसिंग कैसे हो गया, क्योंकि ऊपर की तरफ हमने क्या दिखाया? ऊपर की तरफ हमने दिखाया है रिड्यूसिंग, नीचे की तरफ हमने क्या दिखाया है? ऑक्सीडाइजिंग। समझ गए? बोलो, इतनी बात समझ में आ रही है? अब ये यहाँ पे जब पहुंचा तो इसके पास मैंने बताया कि एक एक्सेप्टर होता है P430, राइट? इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा क्योंकि ये क्या है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो गया है, इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया। ये फर्दर अपना इलेक्ट्रॉन किसको देता है? आयरन सल्फर प्रोटीन को, उसको हमने कल फेरेडॉक्सिन लिखा था। फिर यहां से प्रोटॉन ट्रांसफर कहां होता है? यहां प्रोटॉन ट्रांसफर होता है किसको? फेरेडॉक्सिन NADP रिडक्टेज, राइट? ये क्या करता है? जो NADP प्लस है, ध्यान सुनो, वो किसको कन्वर्ट कर देता है? NADPH में, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट है ये। और NADPH फिर से कन्वर्ट होता है NADP प्लस में। कब? जब CO2 को कन्वर्ट कर देता है किसमें? CH2। ये हुआ था ना फोटो सिस्टम 2 में। देखो क्या हुआ, ये यहाँ गया, अब ये एक्साइटेड स्टेट में स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम कर रहा है। ये पर्टिकुलर सिस्टम क्या करता है? ध्यान सुनो, ये पर्टिकुलर सिस्टम अपना इलेक्ट्रॉन तुरंत ही एक देता है P430, जो इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर है, यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। ये जनरली बुक में नहीं दिखाते हैं, राइट? जनरली किताबों में लिखते हैं नहीं, बट ये पार्टिसिपेट करता है, डायरेक्टली यहाँ पे चाहे जाता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का आया आयरन सल्फर प्रोटीन, यहाँ से क्या आया? फेरेडॉक्सिन NADP रिडक्टेज, राइट? उसके बाद इसने क्या किया? NADP प्लस को रिड्यूस किया, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये इसको रिड्यूस कर देगा इसमें। और फिर जो NADP प्लस है, NADPH है, हमने जो पढ़ा था डार्क फेज में, वो CO2 से रिएक्शन करके इसको कन्वर्ट कर देता है इसमें, और फिर से कन्वर्ट हो जाता है इसमें। ये फिर से इलेक्ट्रॉन लेगा, फिर से, तो ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है ऐसे। समझ गए? ठीक है, इधर की बात समझ में आई? पहले ये अच्छा रिड्यूसिंग नहीं था, ये लाइट लेने के बाद अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हो गया बिकॉज ऑफ एक्साइटेशन। ठीक है, अब एक चीज ध्यान सुनो, ठीक है, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे तो दिया, लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी कि नहीं? भाई P700 जो ये सिस्टम था, जो फोटो सिस्टम 2 था, 1 है ना इधर, जो ये फोटो सिस्टम 1 है, ये सिस्टम जब इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके पास क्या जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। भाई इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया ना, यहां से एक्साइट हुआ, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन गया, उसको जल्दी से ट्रांसफर कर दिया। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो इसको कहीं ना कहीं से तो इलेक्ट्रॉन मिलना चाहिए कि नहीं? कहीं ना कहीं से तो इलेक्ट्रॉन मिलना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, ध्यान सुनो, अगर इलेक्ट्रॉन इसको नहीं मिलेगा तो क्या ये फिर से इलेक्ट्रॉन इसको देगा? नहीं। क्या ये फिर से इसको इलेक्ट्रॉन देगा? नहीं। क्या ये फिर से इसको इलेक्ट्रॉन देगा? नहीं। तो क्या NADP प्लस NADP भी इसमें कन्वर्ट होगा? नहीं। तो क्या CO2 इसमें कन्वर्ट होगा? नहीं। इसका मतलब फूड की सिंथेसिस बंद हो जाएगी अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे तो। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इसको कहीं ना कहीं से मिलना चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन इसने इसको दिया है। समझ गए? तो जो इलेक्ट्रॉन P700 या फोटो सिस्टम 1 ने दिया है किसी सिस्टम को, वो इलेक्ट्रॉन इसको वापस मिलना चाहिए। नहीं तो जब इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया ना, अब तो इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये किसमें कन्वर्ट हो गया? ये कन्वर्ट हो गया, इधर मैं लिखता हूं, ये कन्वर्ट हो गया इसमें P, ऐसे लिख सकता हूं मैं, P700 दिस प्लस रेडिकल में, ऐसे लिख सकता हूं ना मैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक दिया है तो एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्या आएगा? रेडिकल आएगा। ये कन्वर्ट हो गया। अब ये सिस्टम जो है
किसी को क्या इलेक्ट्रॉन दोबारा देगा अपने मन से? नहीं, जब तक इसको इलेक्ट्रॉन यहां से नहीं मिलेगा तब तक किसी को इलेक्ट्रॉन नहीं देगा ये। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहां पर इलेक्ट्रॉन आना चाहिए कहीं से, और वो इलेक्ट्रॉन कहां से आता है? वो इलेक्ट्रॉन आता है वाटर से। हमने पढ़ा था ना कि किसका ऑक्सीडेशन होता है? वाटर का। तो CO2 का तो रिडक्शन हो रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेगा? वाटर से मिलेगा, राइट? तो ध्यान सुनो, देखो इधर, अब समझने की कोशिश करना। ये जो सिस्टम है, इसको इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेगा? वाटर के ऑक्सीडेशन से। वाटर ऐसे ऑक्सीडाइज होता है ना, 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस O2, ठीक है? लेकिन वाटर इसको डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, राइट? क्यों नहीं दे सकता वो समझो। देखो, ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है ना, इसका जब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखोगे आप, इसका जो, ऐसे सोच सकते हो कि इसकी दो वैल्यूज होती हैं। एक तो होता है रिड्यूस करने वाला, जो E0 होता है, जिसका -1.3 वोल्ट, राइट? इसका मतलब ये रिड्यूसिंग पावर को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है ये? रिड्यूसिंग पावर को। इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब जब इलेक्ट्रॉन लेने की बात आएगी तो उस समय इसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है प्लस 0.4 वोल्ट। ठीक, मतलब समझो, मतलब ये बता रहा हूं मैं। देखो इधर, O2 प्लस 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ये कन्वर्ट होता है 2H2O में, और यहाँ E0 की वैल्यू आती है 0.82 वोल्ट। ठीक, ठीक है? अब इसको अगर हमें रिड्यूस करना है, P700 इस प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन को इसमें हमें ले जाना है अगर, तो इसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है 0.4 वोल्ट। अब ध्यान से सुनो, यहां से यहां रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है 0.28, मतलब वाटर के केस में हमारे पास इतनी वैल्यू है, इसको जब रिड्यूस करना है तो हमारे पास इतनी वैल्यू है। इन जरा दोनों को ध्यान से देखो, आप थोड़ा सा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को रिवाइंड करो, बिल्कुल दिमाग शांत रखो, ये बहुत इजी है, समझ में आ जाएगा आपको। मैं आपको वैल्यूज यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। देखो, दो रिडॉक्स कपल अगर हमारे पास है और हमें ये पता करना है कि कौन किसको रिड्यूस करेगा, तो क्या करते हैं? दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल लिख लेते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल लिखा है। ये ऑक्सीडेशन है, तो इधर अगर लिखते ना तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आता, ठीक है? अगर हम इसका लिखते तो ऑक्सीडेशन आता, इसलिए मैंने उल्टा किया है, जिससे हम यहाँ पे क्या लिखे? रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू दोनों तरफ हमने लिया है। किसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा है? इसकी ज्यादा है, इसकी कम है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इन दोनों कपल को साथ में ले आओगे, मतलब एक हमारे पास कपल है जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा है, दूसरा कपल है जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कम है, तो रिड्यूस कौन होगा फिर? जिसकी वैल्यू क्या होगी? ज्यादा। इसका मतलब अगर आप नॉर्मली इन दोनों को साथ में रखोगे ना, तो इसका रिडक्शन होगा, मतलब O2 का रिडक्शन होगा। कहने का मतलब है वाटर का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, मतलब ये प्रोसेस कभी नहीं होगी अगर आप इसके साथ जोड़ना चाहोगे तो। क्यों? क्योंकि इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है? कम। इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है? ज्यादा। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वही प्रोसेस फेवरेबल होती है। तो अगर आप इन दोनों को चाहोगे कि यहां से यहां इलेक्ट्रॉन भेज दें, सॉरी यहां से यहां इलेक्ट्रॉन भेज दें, तो वो हो नहीं सकता, वो थर्मोडायनेमिकली फीजिबल नहीं है। क्यों नहीं फीजिबल है? क्योंकि इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू इतनी है, इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू इतनी है, तो रिड्यूस कौन होगा फिर? रिड्यूस वो होगा जिसकी ज्यादा होती थी, ये रिड्यूस होगा, मतलब ये प्रोसेस फेवरेबल होगी। ये मतलब वाटर का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, O2 का क्या होगा? रिडक्शन। मतलब सिंपल ये है कि ये पर्टिकुलर सिस्टम जो है, ध्यान सुनो, इस पर्टिकुलर सिस्टम से ये रिड्यूस हो नहीं सकता। समझ में आ रहा है? बेसिक फिर से ध्यान सुनो, अगर हमारे पास दो कपल हैं और हमें पता करना है कि कौन किसको रिड्यूस करेगा, तो पहले आप क्या करो? दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लिख लो। जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है उसका रिडक्शन होता है, जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होती है उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो यहां देखो, इस वाले में रिडक्शन पोटेंशियल 0.82 है, इस वाले में 0.4 है, तो रिडक्शन किसका होगा? इसका होगा ना, इसका रिडक्शन थोड़ी होगा। इसका मतलब ये यहां कन्वर्ट ही नहीं होगा इसकी प्रेजेंस में। कहने का मतलब है कि इसको इलेक्ट्रॉन देगा कौन? वाटर। लेकिन वाटर इसको डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, कोई और चाहिए, कोई और चीज चाहिए जो इलेक्ट्रॉन इसको दे। वाटर के बस की बात, मतलब वाटर इसको नहीं दे सकता डायरेक्टली, कोई मीडियम चाहिए जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन आए। ये समझाना चाह रहा हूं मैं। ये बात समझ में आ रही है?
कि जो हमारे पास P700 प्लस रेडिकल वाला कॉम्प्लेक्स बना इलेक्ट्रॉन देने के बाद, उसको इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेगा? वाटर से। लेकिन वाटर डायरेक्टली नहीं दे सकता, क्योंकि वाटर वाले सिस्टम के जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो इससे ज्यादा होती है, और जिसकी ज्यादा होती है खुद रिड्यूस होगा, इसको रिड्यूस कभी नहीं करेगा, वो इसको इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं डायरेक्टली। वो समझ रहे हो? इसलिए हमें कुछ और चाहिए, हमें कुछ और सिस्टम चाहिए, डायरेक्टली वाटर से इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता यहाँ पे। राइट? क्लियर है बात? तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? फोटो सिस्टम 2। अब समझ में आया आपको दो सिस्टम की जरूरत क्यों है? फोटो सिस्टम 1 ने कर दिया रिडक्शन CO2 का, लेकिन जो फर्दर हमें कॉन्टिन्यूअस वो चाहिए इलेक्ट्रॉन का फ्लो, वो वाटर से डायरेक्टली नहीं मिल सकता, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू के अकॉर्डिंग जो है वाटर इसको कभी रिड्यूस नहीं करेगा। इसको रिड्यूस नहीं करेगा तो इसको इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेगा? इलेक्ट्रॉन का नहीं मिलेगा तो जो इधर साइकिल चल रही है ये बंद हो जाएगी, तो CO2 का प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, तो फोटोसिंथेसिस तो बंद, फूड का प्रोडक्शन बंद। इसका मतलब इस अकेले सिस्टम से काम चलने वाला नहीं है, हमें दूसरा कोई एक सेंटर और चाहिए। इसलिए हमें दो फोटो सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है, सिर्फ एक से नहीं हो सकता। एक से क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो ये इलेक्ट्रॉन देने बाद बना है ना, इसको वाटर इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं सकता है। अगर वाटर इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता इसको, इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि हमें कोई एक सेटअप और चाहिए, और वो सेटअप कौन सा होता है? फोटो सिस्टम 2। समझ में आया दो सिस्टम की जरूरत क्यों है? बोलो, समझ रहे हो दो सिस्टम की जरूरत क्यों है? क्योंकि ये वाटर को ऑक्सीडाइज ही नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें रिडक्शन पोटेंशियल से ज्यादा है, तो उसके लिए दूसरा कोई पर्सन चाहिए, दूसरा कोई सिस्टम चाहिए। वो सिस्टम क्या होता है? फोटो सिस्टम 2। समझ में आया दो सिस्टम की जरूरत क्यों है? बताओ। यस नो कुछ तो बोलो। ये बात रटना नहीं है बिल्कुल, ये सिंपल सी बात है, थर्मोडायनेमिकली फिजिबल ही नहीं है वो, इसीलिए हमें दूसरे सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। तो अब एक चीज ध्यान रखना, दो सिस्टम क्यों होते हैं? एक तो हमने रेड ड्रॉप्स एक्सपेरिमेंट से सीखा था, दूसरा यहां से हमें पता चल गया कि वाटर इसको दे नहीं सकता। तो दूसरा सिस्टम सेटअप करते हैं। दूसरा सिस्टम हमारे पास है P680, राइट? इसको बोलते हैं हम लोग फोटो सिस्टम 2। ठीक है, और अभी देखना इसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू मैं आपको दिखाता हूं। अब देखो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है, राइट, और यहां पे कन्वर्ट हो जाएगा P680। यहां से इलेक्ट्रॉन कहां देता है? ये फियोफाइटिन, है ना, फियोफाइटिन, फिर साइटोक्रोम बी। तो इस सेटअप की जरूरत इसीलिए है। फिर प्लास्टोक्यूनोन, प्लास्टोक्यूनोन, साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद यहां पर प्लास्टोसाइनिन से यहां इलेक्ट्रॉन। समझ गए? ये कैसे दे सकता है? देखो इस वाले केस में जो फोटो सिस्टम 2 है ना, इसमें जो एक्साइटेड स्टेट ये है, इसके लिए जो रिडक्शन पोटेंशियल, अब ध्यान से देखो फोटो सिस्टम 2 का रोल क्या है, आगे समझते हैं। अब फोटो जो हमारे पास फोटो सिस्टम 1 है, वो वाटर को ऑक्सीडाइज कर नहीं सकता, क्योंकि थर्मोडायनेमिकली फिजिबल नहीं है। तो हमें इसके लिए किसकी जरूरत है? एक दूसरे फोटो सिस्टम की जरूरत है, जिसको हम बोलते हैं फोटो सिस्टम 2, जो कि 680 नैनोमीटर की लाइट को ऑब्जॉर्व करता है। ठीक, अब देखो ध्यान से, जो फोटो सिस्टम 2 है ना, P680, ये पर्टिकुलर सिस्टम, इस पर्टिकुलर सिस्टम का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो होता है E0, होता है प्लस 1.2 वोल्ट। समझ गए? जबकि हमने देखा था वाटर वाले में क्या था, कितना था ये? 0.82 वोल्ट। तो अब जरा बताओ, ये वाटर को देखो, अगर ये रहेगा तो किसका रिडक्शन होगा? उसमें कितना था वैल्यू? 0.4 थी, यहाँ वैल्यू कितनी है? 1.2 है। तो अब ध्यान देखो इसको, ये बताओ कि अगर ये रहेगा तो कौन रिड्यूस होगा? फिर किसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है? इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है कि ऑक्सीजन वाले की ज्यादा है? किसकी ज्यादा है? देखो ना, किसकी ज्यादा है? इसकी ज्यादा है ना, तो ये रिड्यूस होगा, और यहां पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन। इसका मतलब ये वाटर को ऑक्सीडाइज कर देगा। क्या कर देगा? ऑक्सीडाइजेज वाटर। समझ गए?
क्योंकि फोटो सिस्टम जो 2 है उसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू 1.2 वोल्ट है, वो वाटर से ज्यादा है। इसलिए जब वाटर रहेगा और फोटो सिस्टम 2 रहेगा तो किसका रिडक्शन होगा? फोटो सिस्टम 2 का होगा। अगर फोटो सिस्टम 2 का रिडक्शन हुआ तो वाटर का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। समझ गए? तो ये जो फोटो सिस्टम 2 है ना, वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कंपैरिजन टू फोटो सिस्टम 1 के, राइट? तो ये काम ये करता है। समझ गए? तो बस यहां पर ये जो है सिस्टम ऐसे हो गया। पीछे देखते हैं। इसलिए यहां पे क्या होता है, देखो Mn3 कर देता हूं मैं इधर, Mn4 ये ऐसे, इधर से इधर, इधर से इधर। अभी मैं बताता हूं कि इसकी जरूरत क्या है। O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। समझ गए? अब ये जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस देखो इधर ध्यान से, ये जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है यहां से यहां, ये थर्मोडायनेमिकली फिजिबल तो है। ये क्या है? थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल, राइट? भाई यहां से इन दोनों की प्रेजेंस में इसको ये क्या करेगा? इसका रिडक्शन हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, राइट? लेकिन ये रेट, ये जो प्रोसेस होती है ना उसकी रेट बहुत स्लो होती है। रेट क्या होती है? स्लो। ये मतलब देखो रिएक्शन होगी जरूर, लेकिन रेट जो होगा क्या होगा? जो ऑक्सीडेशन का रेट होगा, जो वाटर का स्प्लिट का रेट होगा, वो क्या होगा? स्लो होगा। थर्मोडायनेमिक्स रेट के बारे में थोड़ी बोलती है, वो तो ये बताती है ना कि रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, होगी, लेकिन रेट जो होगा क्या होगा? वो स्लो होगा। समझ गए? ठीक है। अब स्लो रेट अगर होगा तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन वहां हमें जल्दी से चाहिए, तभी तो वो CO2 का रिडक्शन होगा किसमें? CH2O में। अगर ये रेट बहुत स्लो रहेगी तो आपको क्या लगता है कि इलेक्ट्रॉन जल्दी से CO2 तक पहुंच पाएगा? नहीं। तो क्या CO2 का रिडक्शन जल्दी होगा? नहीं। तो क्या फूड का प्रोडक्शन जल्दी होगा? नहीं। हो सकता है फूड हमें मिले, लेकिन हो सकता है 10 महीने बाद मिले या 2 साल बाद मिले। तो ऐसे फूड से काम चलेगा क्या? प्लांट खुद ही सर्वाइव नहीं करेगा। समझ रहे हो? जो फूड का प्रोडक्शन है वो टाइम पे होना चाहिए ना। यस या नो? बोलो। जो भी चीज बन रही है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो स्लो, उसको फास्ट कराना होगा ना हमें। अगर फास्ट नहीं कराएंगे तो इलेक्ट्रॉन CO2 को जल्दी मिलेगा नहीं, जल्दी नहीं मिलेगा तो जल्दी रिडक्शन नहीं करेगा, जल्दी रिडक्शन नहीं करेगा। इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि ये सिस्टम जो है रेट बहुत स्लो रहेगी, इसलिए हमें क्या करना? फास्ट कराना। इसी रेट को फास्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन। इसी के लिए में चाहिए होता है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, या इसी के लिए में क्या चाहिए होता है? रेट को बढ़ाने के लिए वाटर स्प्लिटिंग एंजाइम। अब समझ में आया उसकी जरूरत क्या है? वाटर स्प्लिटिंग एंजाइम की रेट को बढ़ाना है, जल्दी से कैटेलाइज करना है कि जल्दी से हो जाए। ठीक है। तो होता क्या एक्चुअली? होता यह है कि पहले जो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है ये इलेक्ट्रॉन देता है किसको? इसका जो ऑक्सीडाइज फॉर्म होता है उसको इलेक्ट्रॉन देता है, और फिर जो जब इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो खुद क्या चलाएगा? हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में। और खुद जब हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो ये वाटर को जल्दी से ब्रेक कर देता है। तो इसका काम क्या है? स्पीड को बढ़ाना। तो ये मीडियम की तरह काम कर रहा है। P680 है, उसके बीच में एंजाइम आ गया, इधर वाटर है, तो ये क्या करता है? ये जल्दी से किसको इलेक्ट्रॉन देगा? ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन देता है किसको? फोटो सिस्टम को, राइट? लाइट के एब्जॉर्प्शन के साथ, और खुद जो है वाटर को स्प्लिट करता रहता है जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी स्प्लिट करेगा तो रेट क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जल्दी से फ्लो होता रहता है। समझ गए? ठीक। अब एक सवाल ये होना चाहिए कि ध्यान सुनो, अगर वाटर को ये स्प्लिट कर रहा है इसका मतलब ये भी तो वाटर को ऑक्सीडाइज कर सकता है। देखो ध्यान से, यहां से क्या लग रहा है आपको कि Mn4 Mn3 जो है ये वाटर को ऑक्सीडाइज कर सकता है कि नहीं? ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है वाटर को ऑक्सीडाइज। तो फोटो सिस्टम 2 नहीं लेते हम, सिंपल क्या ले लेते? मैग्नीज ले लेते, ये ऑक्सीडाइज कर देता, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां भेज देते, यहां से यहां भेज देते, यहां से यहां भेज देते, बाकी सब जगह भेज देते इलेक्ट्रॉन। कर सकते थे ना भाई? सिंपल सी बात सोचो, ये जो यहाँ पर 680 नैनोमीटर की लाइट ले रहा है, मैं कह रहा हूं कि ये भी ऑक्सीडाइज कर देगा। ये भी तो देखो मैग्नीज भी तो ऑक्सीडाइज कर रहा है ना। इधर देखो जरा ध्यान से, मैग्नीज 4 से जब 3 में जा रहा है तो वाटर का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। इसका मतलब मैग्नीज की जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, या मैग्नीज की जो +2 के अलावा ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, वो वाटर को ऑक्सीडाइज कर सकती हैं। तो अगर वो कर सकती थी तो इस फोटो सिस्टम को हटा देते हम,
सिंपल यहां से ऑक्सीडाइज करते, इस इलेक्ट्रॉन को यहां भेज देते, यहां भेज देते, यहां भेज देते, यहां भेज देते, ऐसे होता रहता, राइट। उसके बाद इसको क्या जरूरत थी, प्लास्टोसाइनिन यहाँ पे था, इसका इलेक्ट्रॉन दे देते फेरेडॉक्सिन को सीधे, इसको भी हमें जरूरत नहीं थी। मतलब फोटो सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ती है हमें? नो डाउट फोटो सिस्टम एक इंटरमीडिएट की तरह काम कर रहा है, लेकिन फोटो सिस्टम नहीं भी करके तो काम चला सकते थे हम। भाई इसको हटा दो, सीधे इलेक्ट्रॉन यहां से यहां भेज दो, इलेक्ट्रॉन तो आ ही रहा है ना यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन ये बीच में इंटरमीडिएट का ही तो काम कर रहा है, ये इंटरमीडिएट का ही तो काम कर रहा है ना। तो इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, सीधे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ भेज देते हैं, और यहाँ पे इसको हटा देते हैं, सीधे यहाँ जो इलेक्ट्रॉन आया है इसको यहाँ से यहाँ भेज देते हैं। कर सकते हैं कि नहीं पहले बताओ? अगर हम दोनों फोटो सिस्टम को हटा दें तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से भेज के यहाँ करा दे यहाँ पे, और इस इलेक्ट्रॉन को भेज के यहाँ से कर दे, कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, लेकिन वो थर्मोडायनेमिकली फिजिबल नहीं है, होगा नहीं वो। क्यों नहीं होगा? देखो इधर देखो, इधर जो ऊपर के लोग हैं ना, ये लोग क्या है, रिड्यूसिंग नेचर के। ये लोग क्या है, मैं डेटा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, बस समझा दे रहा हूँ, ये लोग हैं रिड्यूसिंग नेचर के। देखो इधर इधर मैंने कल बताया था आपको, यहाँ पे बनाया था मैंने कि 0 कर दो, और जो नीचे के लोग हैं ये लोग क्या है, ये हैं ऑक्सीडाइजिंग नेचर के। अब खुद से सोचो कि एक पर्टिकुलर सिस्टम ऑक्सीडाइजिंग है, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है और ये रिड्यूसिंग नेचर का है, तो क्या ऑक्सीडाइजिंग नेचर वाला किसी रिड्यूसिंग नेचर को इलेक्ट्रॉन देगा? अगर मैं आपसे कहूं कि एक सिस्टम जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक सिस्टम रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ऑक्सीडाइजिंग वाला इलेक्ट्रॉन देता नहीं, इलेक्ट्रॉन लेता है। भाई देखो प्लास्टोसाइनिन ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर, फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग बिहेवियर, देखो समझो इधर क्यों क्यों जरूरत है फोटो सिस्टम की। नॉर्मली इलेक्ट्रॉन फ्लो क्यों नहीं होता? देखो जो प्लास्टोसाइनिन है, तो प्लास्टोसाइनिन है उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या आता है, पॉजिटिव। और जो हमारे पास आयरन सल्फर प्रोटीन है, इसका हमने पढ़ा था, यहाँ जो आयरन सल्फर उसका रिडक्शन पोटेंशियल आता है नेगेटिव। हमें इलेक्ट्रॉन यहां से यहां भेजना है, आप बताओ कभी इलेक्ट्रॉन यहां से आ सकता है क्या? अरे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन लेता नहीं है, सॉरी ये रिड्यूसिंग एजेंट है। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसका क्या होता है, रिडक्शन, और जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो ये दोनों जब रहेंगे ना, तो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, यहां से यहां नहीं आएगा। जबकि हमें क्या कराना है, हमें उल्टा करना है, हमें क्या करना है, हमें इलेक्ट्रॉन भेजना है ऑक्सीडाइजिंग से रिड्यूसिंग को। तो आपको क्या लगता है कि नॉर्मली हो जाएगा क्या? ये ध्यान रखो, जिसका रिडक्शन जो रिड्यूसिंग होता है ना इलेक्ट्रॉन वो देता है, जो ऑक्सीडाइजिंग होता है वो इलेक्ट्रॉन लेता है। यहां हम क्या कर रहे हैं, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, उल्टा हो रहा है यहाँ पे। मतलब एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के इलेक्ट्रॉन को हमको कहां ले जाना है, एक रिड्यूसिंग एजेंट को। तो ये अपने मन से नहीं हो सकता, इसके लिए कुछ ना कुछ चाहिए। तो ये क्योंकि थर्मोडायनेमिकली फिजिबल नहीं है ना, तो इसके लिए हमें एडिशनल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। और वो एनर्जी कहां से मिलती है हमको, 700 नैनोमीटर की लाइट से, वो यहां से मिल रही है। तो लाइट की जरूरत इसलिए है क्योंकि नॉर्मली यहां से यहां इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं सकता, और उसके लिए हमें चाहिए मीडियम। और मीडियम है तो मीडियम भी भेजेगा नहीं जब तक उसको एनर्जी नहीं मिलेगी, क्योंकि जब फिजिबल रिएक्शन नहीं है तो आपको एडिशनल सोर्स देना पड़ेगा, एडिशनल फोर्स देना पड़ेगा। तो वो एडिशनल फोर्स कहां से मिलता है, 700 नैनोमीटर से। समझ रहे हो? तो लाइट क्यों ऑब्जॉर्व कर रहा है, क्योंकि अगर ऑब्जॉर्व नहीं करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं सकता इसको, यहां से यहां जाएगा नहीं। ये मीडियम की तरह काम कर रहा है, और मीडियम की तरह काम करेगा तो ये पर्टिकुलर सिस्टम जब यहां से यहां इलेक्ट्रॉन भेज रहा है, तो जो बीच में सिस्टम आएगा उसको एनर्जी बैरियर को तो क्रॉस करना होगा ना, क्योंकि पीसी से तो इलेक्ट्रॉन फेरेडॉक्सिन में जा ही नहीं रहा है। तो बीच में जो सिस्टम आएगा जो आएगा उसको कहीं ना कहीं से तो एनर्जी मिलनी चाहिए, जिससे थर्मोडायनेमिकली फीजिबल प्रोसेस को क्या करे, वो जो थर्मोडायनेमिकली फीजिबल प्रोसेस नहीं है उसको क्या कर दे, फीजिबल। उसी प्रोसेस को फीजिबल करने के लिए कि पीसी से इलेक्ट्रॉन फेरेडॉक्सिन में जाए, उसी को फीजिबल करने के लिए ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है। समझ रहे हैं? अगर लाइट एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो यहां से यहां इलेक्ट्रॉन कभी जा ही नहीं सकता, इसीलिए लाइट के एब्जॉर्प्शन की जरूरत है। ठीक है, अगर लाइट नहीं एब्जॉर्ब करेगा तो यहां से यहां इलेक्ट्रॉन कभी नहीं जाता, ठीक है, वो थर्मोडायनेमिकली फिजिबल नहीं है। तो उसका मतलब ये हुआ कि वो एनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं है, तो उसको फेवरेबल करने के लिए ही हम क्या लेते हैं, लाइट एनर्जी का सहारा लेते हैं। समझ गए? सेम काम यहां पे भी यही है, ठीक। वाटर का इलेक्ट्रॉन जो है डायरेक्टली यहां नहीं पहुंच सकता, क्योंकि वाटर क्या है, ऑक्सीडाइजिंग।
ये क्या है, रिड्यूसिंग। तो इसके इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेजने के लिए हमें चाहिए एक मीडियम, वो है फोटो सिस्टम P680। अब ये सिस्टम जो है लाइट क्यों लेता है, जिससे जब यहां से यहाँ इलेक्ट्रॉन जाना फिजिबल नहीं है, थर्मोडायनेमिकली फिजिबल नहीं है, तो उसको फिजिबल करने के लिए लेता है एनर्जी। भाई हमारे पास एनर्जी नहीं है किसी काम करने के लिए, तो मेडिसिनल एनर्जी कहीं ना कहीं से तो लेंगे। वो मेडिसिनल एनर्जी कहाँ मिलती है हमको, सन से मिलती है, वही सोलर एनर्जी से मिलती है। तो लाइट एब्जॉर्ब इसीलिए की जाती है जिससे जो अनफीजिबल प्रोसेस है उसको फीजिबल बनाया जा सके। समझ में आ रहा है? इसका काम तो इलेक्ट्रॉन, इसका काम तो रेट को बढ़ाना होता है। ये जो मैग्नीज वाला है ये रेट को बढ़ाता है, ये रेट को बढ़ाने का काम करता है। बाकी जो मेन चीजें हैं उनमें ये जरूरी है। अगर यहां से यहां इलेक्ट्रॉन आप नहीं भेज सकते क्योंकि थर्मोडायनेमिकली फिजिबल नहीं है, तो आपको एक मीडियम की जरूरत है। और क्योंकि मीडियम आएगा तो क्या करेगा, क्योंकि प्रोसेस तो फिजिबल है ही नहीं, तो आपको चाहिए एडिशनल एनर्जी। वो एडिशनल एनर्जी कहां से लाते हो आप, वो लेते हो सन से। इसीलिए यहाँ पर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स की जरूरत है, क्योंकि वो नहीं होगा तो लाइट एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगा ये। इसीलिए क्लोरोफिल की जरूरत है। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो लाइट एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो ऑक्सीजन से कभी इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि थर्मोडायनेमिकली फिजिबल नहीं है वो। समझ में आया क्यों फोटो सिस्टम की जरूरत है और क्यों लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है ये? अब रटना नहीं, ठीक है? इसे प्रॉब्लम कोई हो तो बताओ, मैं समझा दूं। एक दो बार लिखोगे आपको याद हो जाएगा, ठीक? कभी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ इलेक्ट्रॉन नहीं जाता, इलेक्ट्रॉन उल्टा जाता है। अब लेकिन आपको इलेक्ट्रॉन को उल्टा ही ले जाना है, मतलब थर्मोडायनेमिक्स के अगेंस्ट करना, तो आपको कहीं ना कहीं से सोर्स ऑफ एनर्जी लाना पड़ेगा। और ऊपर से इसका रिड्यूस, और जब आप सोर्स ऑफ एनर्जी लाते हो तो ये क्या हो जाता है, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। अगर आप लाइट नहीं दोगे, ध्यान सुनो, अगर आप लाइट नहीं दोगे तो क्या ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा? देखो, बिना लाइट के क्या ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है? नहीं। अगर अच्छा रिड्यूसिंग नहीं एजेंट होगा तो क्या किसी को इलेक्ट्रॉन दे पाएगा? नहीं। इसलिए इसको लाइट दी गई है। समझ गए? अगर आप यही सिर्फ ले लोगे, लाइट नहीं दोगे ना, तो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट तो है ही नहीं है ना, तो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन जब इसको लाइट दे देते हो तो इस केस में अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है, और इतना अच्छा हो जाता है कि ये आयरन सल्फर प्रोटीन को रिड्यूस कर सकता है। तो लाइट इसलिए एब्जॉर्ब की जा रही है क्योंकि डायरेक्टली पीसी से वहां इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता। बीच में सिस्टम लाए, वो खुद रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा नहीं है, उसको लाइट देना पड़ेगा, तब वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, तभी हम थर्मोडायनेमिकली नॉन फिजिबल प्रोसेस को फिजिबल बना सकते हैं। मतलब जो प्रोसेस नहीं हो रही थी उसको हम किसी दूसरे मीडियम के थ्रू कैरिड आउट करा सकते हैं। समझ गए? यही सेम काम वहां पे है पहले वाले में, उसकी वैल्यूज मैं लिखा नहीं हूं, ठीक? चलो, तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ, जेड स्कीम। हाँ, रटना नहीं बेटा, समझ लोगे ना तो देखो, यादें कुछ ना कुछ तो, कुछ चीजें याद तो करनी पड़ेगी, लेकिन समझ लोगे ना तो आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा ये, ठीक है? तो आपको ज्यादा दिन तक याद रहेगा, ठीक? तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा फोटो सिस्टम क्यों है, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा लाइट की जरूरत क्यों है, राइट? तो फोटो सिस्टम दो क्यों है ये भी आपको समझ में आ गया, लाइट क्यों एब्जॉर्ब कर रहा है ये भी आपको समझ में आएगा। लाइट एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो प्रोसेस ही नहीं होगी, ठीक है? लाइट एब्जॉर्ब करके ही अच्छा रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है, इसलिए मैंने पहले आपको ये समझाया कि समझ लो लाइट एब्जॉर्प्शन के बाद ये दोनों प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, ठीक है? चलो, अब हम लोग देखते हैं इसके बारे में, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ते हैं। ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स या वाटर स्प्लिटिंग एंजाइम, वाटर स्प्लिटिंग एंजाइम। ठीक है? अब देखो ये क्या है, ये सिंपल जो है वाटर का ऑक्सीडेशन को क्या करता है, यहां सिंपल लिख देता हूं, इट कैटलाइजेस, लिखो मेरे साथ, इट कैटलाइजेस। ये काम क्या करता है, वाटर के ऑक्सीडेशन को ही तो कैटलाइज करता है ना। इट कैटलाइजेस द स्प्लिटिंग ऑफ H2O टू ऑक्सीजन, ठीक है? ये काम करता है। ये होता क्या है इसमें, ये जो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है, देखो पूरा हमें स्ट्रक्चर नहीं देखना इसका,
ये सिंपली क्या है, एक क्लस्टर होता है जिसमें 4 मैग्नीज होते हैं, राइट, और एक कैल्शियम होता है। ठीक है, तो सिंपल क्या लिखेंगे, एक्टिव साइट कंटेन 4 मैग्नीशियम एंड 1 कैल्शियम। ये ध्यान रखना, जो वाटर स्प्लिटिंग एंजाइम है उसकी एक्टिव साइट पे क्या होता है, 4 मैग्नीशियम, 1 कैल्शियम। अब आपको पता है कि ये कैल्शियम क्या है, रिडॉक्स इनएक्टिव, है ना भाई। कैल्शियम में तो 2 ही +2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इसके अलावा कुछ होता नहीं। इसका मतलब ये क्या है, रिडॉक्स इनएक्टिव, राइट। मैग्नीज के पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ठीक है, कि क्या होगा, रिडॉक्स एक्टिव, राइट। अब यहां पर क्या हो रहा है, वाटर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। तो ये एक तरह से कैसी प्रोसेस है, ये है रिडॉक्स प्रोसेस। तो अगर ये रिडॉक्स प्रोसेस है तो आपको क्या लगता है कि इन दोनों में से एक्टिव रोल किसका होगा, यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एक्टिव रोल किसका होगा, जो रिडॉक्स इनएक्टिव है कि जो एक्टिव है, कौन सा मेटल का एक्टिव रोल होगा, मैग्नीशियम कैल्शियम दोनों है, एक्टिव रोल किसका होगा, मतलब किसके बिना काम नहीं चलेगा। एक्टिव का मतलब ये हुआ कि कौन से वाले मेटल के बिना एक्टिव साइट काम नहीं करेगी, कैल्शियम के बिना काम नहीं करेगी या मैग्नीशियम के बिना काम नहीं करेगी, इसके बिना काम नहीं करेगी। तो ये है एक्टिव सिस्टम, राइट, इसका एक्टिव रोल है। तो ये ज्यादा जरूरी है, ये जरूरी है, ऐसे लिख सकता हूं मैं, ये जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो फिर जो प्रोसेस हो रही है वो होगी ही नहीं। वो ये जो है क्या काम करता है मैं बताता हूं, ये रिप्लेस किया जा सकता है, ठीक है, ये ठीक है स्टेबल होने के लिए जरूरी, बट कैन बी रिप्लेस्ड बाय स्ट्रोंशियम 2+। अब आपको पता है जो सिस्टम रिप्लेस किया जा सकता है, इसका मतलब उसका इतना इंपॉर्टेंट रोल तो है ही नहीं, राइट। इसका मतलब जो कॉम्प्लेक्स हमारा है उसमें इसको रिप्लेस कर सकते हैं हम, किसको, कैल्शियम को, लेकिन इसको रिप्लेस नहीं कर सकते। यहीं से देख लो, क्योंकि यहाँ पर रिडॉक्स प्रोसेस हो रही है, तो सिंपल क्या करना पड़ेगा आपको, ये काम नहीं करेगा, ये बस सपोर्टिंग है या कुछ और। अभी क्या काम करेगा मैं इसका बता दूंगा आपको, लेकिन मेन काम किसका है, इन लोग का है। समझ गए। तो स्ट्रक्चर देख लो कैसे कुछ हम बनाते हैं इसका। तो ये है OMN, देखो कैसे होता है, Ca2 सॉरी CaO, इधर MnOOMn, ऐसे यहाँ Mn। तो कितनी ऑक्सीजन है, 4। तो सिंपल लिख सकते हो इसको आप, 4Mn कैल्शियम 4 ऑक्सीजन, ये क्लस्टर है, ठीक है। मैग्नीज 4 क्लस्टर इन वाटर स्प्लिटिंग एंजाइम, वाटर स्प्लिटिंग एंजाइम। क्यों ऑक्सीजन लगा है बता सकते हो आप, ऑक्सीजन की क्या जरूरत है। अरे क्योंकि अभी हमने देखा था मैग्नीज कहाँ जाता है, मैग्नीज 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, मैग्नीज 4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। अभी देखना जब हम एस साइकिल बनाएंगे तो मैग्नीज जो है 5 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, ये सब। अब इन ऑक्सीडेशन स्टेट को अगर स्टेबलाइज करना है तो वाटर के बस की बात नहीं है ये। इसके लिए क्या चाहिए हमें, ऑक्सीजन डोनर लिगेंड या ऑक्सीजन लिगेंड चाहिए, ऑक्सीजन डोनर लिगेंड, या सिंपली क्या चाहिए हमें, ऑक्साइड। समझ रहे हो। ध्यान रखो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट को किसी भी सिस्टम की हाई ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज करने के लिए आपके पास 2 कॉमन लिगेंड चाहिए, एक फ्लोराइड जिसका साइज छोटा होता है, इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा होती है, या तो ऑक्सीजन। कोई भी टेक्स्ट बुक आप पढ़ना, वहां देखना जब भी आपका सेंट्रल मेटल या आपका मेटल सेंटर या सेंट्रल एटम आपका हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो वहां पर सराउंडिंग या तो ऑक्सीजन मिलेगा या तो फ्लोरीन मिलेगा। आज जाके देखना, कोई भी टेक्स्ट बुक पढ़ना आप, देखना जहां पर आपको सेंटर एटम आपका ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा ना, वहां आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे, या तो ऑक्सीजन मिलेगा या तो क्या मिलेगा, फ्लोरीन। अब फ्लोरीन यहाँ कर नहीं सकते क्योंकि फ्लोरीन बहुत रिएक्टिव होता है, और दूसरा ऑक्सीजन अवेलेबल बहुत ज्यादा है नेचर में, ऑक्सीजन है भी तो बहुत ढेर सारी, ठीक है। तो ये है साइकिल क्या होती है, कैसे प्रोसेस चलती है, वो मैं आपको समझाता हूं, ठीक। तो जो साइकिल होती है, जो जिस साइकिल के थ्रू जो है ये कैटलाइज करता है उसको बोलते हैं एस साइकिल, राइट। तो हम देख लेते हैं एस साइकिल क्या होती है, समझ गए। उसी से आपको ऑक्सीडेशन स्टेट का भी आइडिया लग जाएगा। तो एस साइकिल
ऑफ वाटर स्प्लिटिंग एंजाइम या ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, देखो आगे चलें, बताओ इतनी बात समझ में आ रही है? हम क्या करने जा रहे हैं अभी? हमने पढ़ लिया कि मैग्नीज 4 होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीज का एक्टिव रोल नहीं है, कैल्शियम का एक्टिव, मैग्नीज का एक्टिव रोल है, कैल्शियम का एक्टिव रोल नहीं है। ऑक्सीजन लिगेंड क्यों लगे हैं? जिससे ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो, स्टेबलाइज हो। कैल्शियम का रोल क्या मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी, मैं आपको बता दूंगा। कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, सिर्फ वाटर को पकड़ के लाता है बस ये। क्योंकि कैल्शियम इतना इंपॉर्टेंट होता तो स्ट्रॉन्गसियम से रिप्लेस कैसे हो सकता था? ठीक, तो देखते हैं साइकिल। देखो लिखना मत, पहले समझो, बहुत इजी है। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर है S0। S0 में क्या होता है? S0, S1, S2, S3 ये सब स्टेट है। ठीक है, देखो तो यहाँ पर मैग्नीज हमारा होता है, 4 मैग्नीज होता है ना, तो हमारे पास यहाँ होता है मैग्नीज किसमें? एक मैग्नीज होता है 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में और 3 मैग्नीज होते हैं 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अभी 2006 में ज्यादा बेटर एक केमिकल रिव्यू इस पे है, तो अगर आप कभी टाइम मिले तो पढ़ना। हालांकि जाने दो, आप एग्जाम निकालो, वहां कभी टीचर बनना तो पढ़ना आप। उसमें इसके बारे में दिया गया है प्रॉपर डेटा कि ये क्यों लिया गया है, ऑक्सीडेशन स्टेट को ये क्यों लिखते हैं। कई बुक में ना 2 और 3 लिखा हुआ है, कई जगह पे लिखा है कि 2 और 3 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ध्यान रखो 4 और 3 लिखना, 2 और 4, 2 और 3 मत लिखना। ठीक है, राइट, ये कंफर्म है भी। ठीक, अब देखो ये सिस्टम जो है क्या करेगा, ध्यान से देखो, ये लाइट और यहां से क्या जाएगा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है पता आपको? जो आपके पास था ना P68 प्लस रेडिकल, इसी को तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है ये। पीछे देखो किसको इलेक्ट्रॉन देगा, सोचो, इधर इधर देखो, कहां गया ये जो मैग्नीज, जब इधर से इधर ऑक्सीडाइज होगा तो इलेक्ट्रॉन किसको देगा, इसको। इस स्टेट में नहीं देता, ये जब इसमें होता है तब P68 प्लस रेडिकल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये लेगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये इसमें कन्वर्ट होता है, इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, समझ गया? इसलिए मैंने इधर लिखा है ये। अब इसको जब इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया तो फिर से ऑक्सीडेशन होगा, तो देखो जो 3 वाले हैं किसमें चले जाएंगे, 4 में, तो फिर क्या हो जाएगा, 2 मैग्नीज हमारा हो गया 4 में और 2 मैग्नीज हमारा हो गया 3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये हमारी हो गई S1 स्टेट। ये बात समझ में आ रही कि नहीं, बताओ पहले? ये जो अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ रिलीज किया है, ये इसमें है, ये जो अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लाइट के साथ रिलीज किया, इलेक्ट्रॉन किसको दिया, फोटो सिस्टम 2 को दे रहा है, क्योंकि वही तो इलेक्ट्रॉन लेगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन फर्दर आगे ट्रांसफर करेगा ना वो। फिर से क्या होगा, फिर से यहाँ पर एच न्यू, फिर से यहाँ से इलेक्ट्रॉन, फिर से इसी को जाएगा, बार बार लिख नहीं रहा हूं मैं इसको, तो यहाँ बन जाएगा H2। अब यहाँ से देखो फिर से एक को ऑक्सीडाइज करा दो, तो हो जाएगा 3 मैग्नीज 4 में, 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, T3 मैग्नीज 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में और एक मैग्नीज 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये हो गई H2 स्टेट। कितने इलेक्ट्रॉन देगा ये, 4। क्यों 4 देगा? अरे क्योंकि ऑक्सीजन 4 देता है ना, वाटर जब स्प्लिट हुआ तब क्या दिया था, O2 प्लस 4 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन पहले देगा P680 प्लस रेडिकल को, फिर जो 4 इलेक्ट्रॉन देगा वो फिर किससे ले लेगा, वाटर से ले लेगा खुद ये। ठीक है, तो अभी एक इलेक्ट्रॉन निकला, अभी दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला, फिर से निकालते हैं एक इलेक्ट्रॉन। अभी फिर से जब ये होगा, फिर इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तो यहां हो जाएगी S3 स्टेट। S3 स्टेट में क्या होगा, अभी देखो ये चारों के चारों किसमें चले जाएंगे, +4 में, +4 में। अभी 3 इलेक्ट्रॉन निकला, एक यहां निकला, स्टेप वाइज निकलता है, 1 2 3, अभी एक इलेक्ट्रॉन और निकलेगा, फिर से वही सेम प्रोसेस, H न्यू, यहां इलेक्ट्रॉन, तो यहां देखो अभी क्या होगा भाई, चारों लोग तो +4 में चले गए, इसका मतलब कोई एक +5 में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक मैग्नीज चला जाएगा +5 में और 3 मैग्नीज हमारे रहेंगे किसमें, ये हो गया S4। मैग्नीज का काम खत्म, मैग्नीज ने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, P680 रेडिकल कैटायन को, जिसने इलेक्ट्रॉन आगे थियोफाइटिन बाकी सबको दिया था।
अब इसको इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेगा, ये इलेक्ट्रॉन कहां से लेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेगा कहां से, वाटर से लेगा, वाटर से लेगा इलेक्ट्रॉन, ये और कहां से लेगा भाई, 4 इलेक्ट्रॉन जो इसने दिया है वो 4 इलेक्ट्रॉन कहां से लेगा, वाटर से ही लेगा ना। तो फिर ये क्या करता है, ये वाटर से लेगा और वाटर को इसमें कन्वर्ट कर देता है O2 में। और कितने इलेक्ट्रॉन देता है वाटर, आपको पता है 4 इलेक्ट्रॉन देता है। तो जो 4 इलेक्ट्रॉन इसको दे दोगे आप, तो फिर से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इसी स्टेट में। इस तरह साइकिल घूमती रहती है, इसी को बोलते हैं हम लोग एस साइकिल। इस तरह काम करता है ये, ठीक है, वाटर स्प्लिटिंग एंजाइम। इसमें कुछ समझाना पड़ेगा दोबारा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन सी है, 3, 4, 5, ठीक है। ये ध्यान रखना, नहीं अगर कोई ठीक एग्जामिनर ना साइकिल पे ध्यान दे दिया तो आपसे क्वेश्चन नहीं होगा एग्जाम में। उसने अगर ठीक से साइकिल पे ध्यान देकर क्वेश्चन पूछ लिया कि कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जब वाटर ऑक्सीडाइज, तो कौन सी ऑक्सीडेशन, जब वाटर का ऑक्सीडेशन होता है तो मैग्नीज क्लस्टर में कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, एक होता है 4, सॉरी एक होता है 5 और 3 होता है 4। समझ गए ना। देख लो यहाँ पर जब O2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है, सॉरी वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पर क्या है, एक 5 में है, 3 क्या है 4 में है, ये ध्यान रखना। ये ऐसे पूछ सकता है आपसे कि जब वाटर का ऑक्सीडेशन O2 में हो जाता है तो फिर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट जनरेट होती है, ये थी जनरेट क्या हुई 4 और 3, ये भी पूछ सकता है आपसे। तो अगर आपको एस साइकिल नहीं पता तो आपसे क्वेश्चन तो नहीं होने वाला। और एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आया इस तरह से, मैं आपको करवाऊंगा अभी, ठीक है। तो ये चीज, बस ये चीज है। और कैल्शियम का रोल क्या है, कैल्शियम क्या करता है एक्चुअली, ऐसे बता देता हूं मैं आपको, ठीक है। रोल ऑफ कैल्शियम क्या है, कैल्शियम जो वाटर, यहाँ पे देखो अब वाटर इसके पास आएगा तो है ही कहीं ना कहीं से, तो कैल्शियम क्या करता है, वाटर को बाइंड करता है, वाटर को अपने पास रखता है, क्योंकि इसी के पास है। वाटर को अगर पास रखेगा तो जैसे ही जरूरत पड़ेगी ना मैग्नीज को वाटर की, उसको स्प्लिट करना, तुरंत ही क्या करेगा, सप्लाई कर देगा। कहने का मतलब एक तरह से क्या कर रहा है, रेट को बढ़ा ही रहा है, वो रेट को बढ़ा ही रहा है ना। भाई कैल्शियम 2+ है, अब वो पॉजिटिव चार्ज है तो वाटर को जोड़ लेगा, तो वाटर में जो ऑक्सीजन होता है वो कैल्शियम से जुड़ता है, और जो उसके हाइड्रोजन होते हैं, वो जो मैग्नीज क्लस्टर आपने लिखा था, ये इनके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, तो वो इसी क्लस्टर के पास मिला के रखे रहता वाटर को। मतलब ऐसे समझो कि जैसे ये समझ लो कि जैसे जो बस आप देखते हो ना, बस में कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो यात्रियों को पकड़, मतलब डालते भैया चलो चलो हमारी गाड़ी आ जाए, तो सेम वही काम कैल्शियम का है। वो क्या करता है, वाटर को अपने पास लाके रखता है, जैसे जरूरत होगी तुरंत दे देगा, जैसे साइड खाली हुई फिर वाटर को लेगा, फिर मैग्नीज को दे देगा, तो मैग्नीज को जल्दी जल्दी देता रहता है, जिससे रेट क्या होती है, फास्ट, ठीक है। अब ये काम वाटर ही नहीं कर सकता, पकड़ना ही तो है, तो कोई भी सिस्टम जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो कर सकता है, लेकिन अब कोई भी नहीं लेना है। ऐसा देखा गया कि कैल्शियम जगह पे मैग्नीशियम ले सकते हैं, इसीलिए वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि उसका काम वाटर को अट्रैक्ट करने का है, ठीक। तो वो काम कोई और भी मेटल कर सकता है, जैसे हमने बताया कि कैल्शियम को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, स्ट्रॉन्सियम। तो लेकिन एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप कैल्शियम ही लिखना, ये मत लिखना कि स्ट्रॉन्सियम है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन आप देखो, फिर आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन कैसे आता है इससे। तो ये आपका फोटोसिंथेसिस वाला पोर्शन खत्म हो गया, ठीक। एक दो चीजें मुझे बतानी थी, मुझे कभी टाइम मिलेगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि मैग्नीज ही क्यों लिया गया यहाँ पे, है ना। एक सवाल तो होता है ना कि मैग्नीज क्यों लिया। एक आपको अच्छी बात बताता हूँ, आपको पता है ये एंजाइम चर्चा में, मतलब हमारी केमिस्ट्री में जो हम बायो इनऑर्गेनिक पढ़ते हैं, हमारे सिलेबस की बात मैं कर रहा हूँ, बाकी जो बायो वाले बच्चे वो तो बहुत अच्छे से पढ़ते होंगे इसको। जब हम लोग बायो इनऑर्गेनिक पढ़ते हैं ना, तो हमारे में ज्यादातर हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, हीमोग्लोबिन के बारे में, हीमोसाइनिन के बारे में, हीमर्थिन के बारे में, या साइटोक्रोम आयरन सल्फर प्रोटीन, या फिर विटामिन B12 की बात। फोटोसिंथेसिस में जनरली हम वाटर स्प्लिटिंग एंजाइम के बारे में ज्यादा नहीं बोलते, जबकि आपको पता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है। क्यों, नेचर में जो 21% ऑक्सीजन है ना, वो कहां से आती है, कहां से ऑक्सीजन आई। क्यों बताते हैं कि पेड़ों को जो है काटो मत, पेड़ों को बचा के रखो, इसीलिए तो बोलते हैं ना कि अगर आप सबको कर दोगे तो फोटोसिंथेसिस ब्लॉक हो गया। फोटोसिंथेसिस बंद होने का मतलब है कि O2 का प्रोडक्शन ब्लॉक हो गया, तो ऑक्सीजन की कमी नहीं हो जाएगी। और ये ऑक्सीजन जनरेट कौन करता है, ये
यही तो जनरेट करता है वाटर स्प्लिटिंग एंजाइम। अब सोचो कितना इंपॉर्टेंट है ये। इमेजिन करो कि जो एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन है, उन सबको जनरेट करने वाला ये बंदा है, ये जहां हम जी रहे हैं, जो हमारे लिए एटमॉस्फेयर क्रिएट करने वाला पर्सन कौन है? यही है। सोचो कितना इंपॉर्टेंट है ये। बाकी लोग ठीक है, जीवन के लिए जरूरी है। क्या ये जीवन के लिए जरूरी नहीं है? बिल्कुल बहुत जरूरी है ना भाई? अगर ये काम करना बंद कर दे, या ये बोल दो कि ये प्रोसेस ही बंद हो जाए, है ना, तो O2 का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है। और पता है इसको ना ज्यादातर देखो क्या बनता है इससे। देखो ये स्प्लिट करता है, क्या बनता है? 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। अगर हम लोग अगर मतलब आर्टिफिशियली अगर हम किसी तरह से इस रिएक्शन को कैरीड आउट करा लें, तो हमें इसकी जरूरत नहीं है। मैं आर्टिफिशियल बोल रहा हूं, क्यों? क्योंकि ये तो नेचर दे ही रहा है। ये जो H प्लस यहां से मिलेगा, इसको हम लोग रिड्यूस करके क्या बना सकते हैं? H2। क्या बना सकते हैं? हाइड्रोजन फ्यूल। और जो फ्यूल की शॉर्टेज है, फ्यूल की कमी है, उसको कहीं ना कहीं हम इससे कम कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे पास ऐसा सिस्टम अभी हो ही नहीं पाया है कि जितनी एफिशिएंट ये प्रोसेस होती है, उतनी एफिशिएंटली हम ये बना पाए। अगर इतना एफिशिएंटली हम बना लेंगे तो खुद सोचो, बायोलॉजिकल प्रोसेस बहुत एफिशिएंट होती है। और अगर इतना एफिशिएंट प्रोसेस हम लोग बना लें, तो H प्लस हम ढेर सारा, हमारा फोकस इस पे नहीं होता। हमारा फोकस इस पे है कि अगर हम ये जनरेट कर लें एफिशिएंटली, जितना एफिशिएंटली ये जनरेट करता है, तो इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं कई सारे सिस्टम के। तो हाइड्रोजन फ्यूल की हम ढेर सारी क्वांटिटी कम दाम में ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, राइट? रेट भी ज्यादा होगी, खर्चा भी कम लगेगा, तो ढेर सारा हाइड्रोजन फ्यूल ले सकते हैं। तो हम लोग इसको एज ए फ्यूल यूज कर सकते हैं। मतलब कुल मिला के हम फ्यूल की शॉर्टेज को कम कर सकते हैं। तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट है एंजाइम ये। और बहुत सारे साइंटिस्ट इस पे काम भी कर रहे हैं, इसकी एक्टिविटी को देख के कि ये जितना बढ़िया फंक्शन करता है, अगर इसी तरह से हम लोग भी कर लें, कोई आर्टिफिशियल सिस्टम ऐसा बना पाए जो इतना ही इफिशियंट हो, तो शायद हमारी जो फ्यूल की कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो नेचर से क्या सीखते हैं हम? नेचर से हम यही सीखते हैं कि जो उनकी इफिशियंसी, नेचर की इफिशियंसी है, वो हम लोगों में क्यों नहीं है, या फिर हम लोग कोशिश करते हैं कि उस तरह से इफिशियंट बनाए। ये ढूंढना, अब खुद से भी कुछ ढूंढो, खुद से ढूंढो, फिर मुझे बताना कि सर इसलिए होता है ये। मैंने सवाल आपको दे दिया ना। अब ढूंढना कि मैंगनीज क्यों है, बताना मुझे। और 2-3 दिन ढूंढते रहना, जब नहीं समझ में आएगा तब मैं बताऊंगा। ढूंढोगे तो एटलीस्ट सीखोगे कुछ ना कुछ। सिर्फ ये मत सीखो कि मैं बता दे रहा हूँ, आप कुछ और भी तो खुद से सीखो। तो मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, प्रॉब्लम आपको बता दी, सर्च करना मैंगनीज क्यों है इसमें, ठीक है? बाकी मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको नहीं मिलेगा तो मैं बताऊंगा। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है? फिर आपको आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन है, इन द प्रोडक्शन ऑफ, ये एग्जाम में आया है किसी, ठीक है? इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर बाय एन Mn4 क्लस्टर, Mn4 क्लस्टर कोफैक्टर। वही मतलब एंजाइम में जो जिसकी बिना रिएक्शन नहीं होती उसको कोफैक्टर बोलते हैं। कंटेन्ड, और ये कहाँ होता है ध्यान रखना, जो ये Mn4 क्लस्टर है वो फोटो सिस्टम 2 की D1 सब यूनिट में होता है। हालांकि ये इतना मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा पूछना चाहिए, इतना ज्यादा डेप्थ में ये सब चीजें, क्योंकि बच्चा एक लाइन को ध्यान नहीं रखेगा। फिर भी ये ध्यान रखना, फोटो सिस्टम 2 की D1 सब यूनिट में होता है, ठीक है? कंटेन्ड इन वन ऑफ द फोटोसिंथेटिक कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्सेस। लेकिन ये तो जहां ध्यान रखोगे ना, कहां होता है मैंगनीज? फोटो सिस्टम 2 में लिखना, 1 में मत लिख देना। वाटर स्प्लिटिंग एंजाइम किसका पार्ट है? फोटो सिस्टम 2 का, फोटो सिस्टम 1 का? वाटर स्प्लिटिंग एंजाइम किसका पार्ट है? फोटो सिस्टम 2 का, फोटो सिस्टम 1 का?
पहले कौन आता है, फोटो सिस्टम 2 है इधर, ठीक है, तो फोटो सिस्टम 2 का पार्ट है, 1 मत लिख देना गलती से, ठीक है, इतना तो ध्यान ही रख सकते हो। प्लांट कॉम्प्लेक्सेस ऑफ plants, the resulting Mn4 cofactor have the oxidation states, इधर लिखता हूं मैं 5 4 4 4, बी हमारे पास है 4 4 3 3 3, सी हमारे पास है 6 4 4 3। अब ये तो पता ही चलेगा गलत है ये, है ना। डी दिस 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 दिस। अब सोचोगे अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा तो कैसे करोगे आप, अगर आपको पूरा नहीं पता तो। अब एक काम करना, आप इस साइकिल को पूरी पढ़ना, स्टेटमेंट को पूरा पढ़ना, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना। ये जल्दबाजी मत करो भी, ठीक है। आप पूरा स्टेटमेंट पढ़ना इस साइकिल का, उसके बाद अब बताना कि क्या बनेगा। ठीक है, चलो ठीक है फिर। हाँ, ये पार्ट खत्म होता है। इसमें देखो कुछ चीजें और थी, मैं आपको ज्यादा तो मैकेनिज्म बता सकता था कि वाटर स्प्लिटिंग की मैकेनिज्म क्या है, राइट। मैं आपको मैग्नीज वाला के लिए मैंने आपको सर्च करने के लिए बोला है, बट मैं उतना डीप में जा नहीं रहा हूँ, क्योंकि नहीं फिर आपको लगेगा ना फोटोसिंथेसिस बहुत बड़ी हो गई। लेकिन हाँ, जितना मैंने पढ़ा है इतनी फोटोसिंथेसिस आपको जरूर आनी चाहिए, एटलीस्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इतनी तो आपको जरूर आनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो मैं क्वेश्चन यहाँ लिखा हूँ केमिस्ट्री के पेपर में ही पूछा गया किस एग्जाम में, ठीक है। ठीक है, फिर आप ध्यान रखिए, हम लोग शाम को हम लोग मिलते हैं, राइट। एसिड हाइड्रोलिसिस में जो कुछ और फैक्टर है उनको हम लोग कंटिन्यू करेंगे, और ये फोटोसिंथेसिस वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ। किसी दिन हमको टाइम मिलेगा तो हम आपको मैग्नीज क्यों लिया गया वो आपको जरूर समझा देंगे, ठीक है। और कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रोजनेज, ठीक। कल मॉर्निंग की क्लास में क्या पढ़ेंगे हम लोग, नाइट्रोजनेज, और कुछ क्वेश्चन जो और आए होंगे फोटोसिंथेसिस के मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। ठीक है ना, चलो फिर अच्छे से ध्यान रखो अपना। शाम को मिलते हैं हम लोग, आगे पढ़ते हैं जो एसिड हाइड्रोलिसिस है, पढ़ के फिर क्वेश्चन सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, क्या होगा, ठीक है। ठीक है, शाम को मिलते हैं फिर, ठीक है। टेक केयर।